कंट्रीब्यूट करते हुए। चलें कोई नहीं, चलें तो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी किताब पे आते हैं। अच्छा, पांडास वगैरह में कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई मुश्किल आपको लग रही हो, क्योंकि कल आपका क्विज वगैरह है, तो थोड़ा सा अगर पूछना चाह रहे हैं तो उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हम 10 ज़्यादा मिनट न्यूमेरिकल आएंगे या थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे? ओके, उसी तरह है, एमसीक्यूज बेस है और थ्योरेटिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। तो पांडास पे अगर आपने काम किया है, जो हमने क्लास में प्रैक्टिस करी है, अगर आपने वो खुद से परफॉर्म किया है, एक एक चीज़ को समझ के किया, तो क्विज निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो वर्जन 2 आप समझे आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आपने उसको प्रैक्टिकल किया था। जी, और कोई क्वेश्चंस क्विज के हवाले से, डेट्स के हवाले से, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो? नहीं? सर ग्रुप बाय का बता दे, ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय सिंपली क्या करता है कि आपका जो भी डेटा होता है ना, आप जिस कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय लगाते हैं उसकी यूनिक वैल्यू निकाल लेता है सबसे पहले। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोर्स के बेस के ऊपर ग्रुप बाय करो, तो कोर्स के अंदर ना बहुत सारे कोर्सेज आपने ना बार बार डाले हुए, जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन, 10 लोग यानी आपके ब्लॉकचेन के हैं, एआई के 50 लोग हैं, तो वो क्या करेगा, ब्लॉकचेन एक दफा लिखेगा और एआई एक दफा लिखेगा। उसके बाद आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा होता है, काउंट का होता है, मिन का होता है, मैक्स का होता है। कुछ फंक्शन टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो सकते हैं और कुछ फंक्शन सिर्फ नंबर पे ही अप्लाई होते हैं। जैसे मिन और मैक्स जो है ये नंबर पे अप्लाई होगा। मीन यानी जो एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होगा, नंबर्स पे अप्लाई होगा। तो फिर आप क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल किया काउंट का, तो वो क्या करेगा, एआई के कितने स्टूडेंट है 50, वो काउंट करके बता देगा। ब्लॉकचेन के कितने थे 10, वो काउंट करके बता देगा। तो ये आपका क्या होता है, ग्रुप बाय फंक्शन होता है। अब क्लियर है? या इसको और आसान करूं? यस, क्लियर है ना? यस सर। ओके ग्रेट। इसी तरह आप ना मल्टीपल कॉलम पे भी ग्रुप बाय लगा सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम पे ग्रुप बाय लगाने से क्या फायदा होगा? जी, मल्टीपल कॉलम कैसे हो सकते हैं, देखिए मैंने कहा आपके पास पहला कॉलम है कोर्स का, दूसरा कॉलम है टाइमिंग का। ठीक है, और इसी तरह एक और और मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, मुख्तलिफ फीस वगैरह के। तो मैंने ग्रुप बाय जो किया, दो कॉलम पे लगाया, पहला कोर्स और दूसरा टाइमिंग। तो वो क्या करेगा, पहले तो एआई और ब्लॉकचेन को एक साथ अलग अलग यूनिक लिख देगा। अब एआई के अंदर 3 टाइमिंग चल रही, 9 से 11, 11:15 से 1:15 और 1:30 से 3:30। तो वो क्या करेगा, एआई को 3 हिस्सों में आगे और फर्दर तोड़ देगा कि 9 से 11 वाले में कितने बच्चे, 11:15 से 1 बजे तक की जो टाइमिंग है उसमें कितने बच्चे हैं, फाइनली आपके जो 1:30 से 3:30 के दरमियान है उसमें कितने बच्चे हैं। तो वो उसका और स्प्लिट कर देगा और उसके अगेंस्ट आपको काउंट, एग्रीगेट फंक्शन जो भी आप उस पर अप्लाई करें। ठीक है, तो आप ग्रुप बाय कर सकते हैं। जी, फर्दर और क्वेश्चंस हम दे सकते हैं, अभी भी 6 मिनट हम दे सकते हैं पांडास वगैरह को, ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि कल क्विज है, आपको टेंशन हो रही हो। सर ओवरलैपिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इसको ओवरलैपिंग, जी ओवरलैपिंग सर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से क्या मुराद है, कौन से फंक्शन में आपने ओवरलैपिंग पाई? हमारे पास देखिए फंक्शन है, कॉनकैटिनेट का फंक्शन होता है, मर्ज का फंक्शन होता है। तो ओवरलैपिंग किस सेंस में आप कहना चाह रहे हैं? ओवरलैप का मतलब है कि एक डेटा था, उसके ऊपर आके आपने दूसरा डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया, पुराना डेटा खत्म हो गया, नया डेटा उसके ऊपर आ गया, इसको आप ओवरलैप कह रहे हैं। जी,
किसने पूछा था सवाल और ओवरलैपिंग वाला? जी दोस्तों सवाल सॉरी पे सर, थोड़ा माइक का मसला हो गया था सर। ये जो इंडेक्स की ओवरलैपिंग होती है, ये इसका पूछना था। ओके, इंडेक्स की ओवरलैपिंग। अब देखिए हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, ठीक है। पहले डेटा के अंदर 1 2 3 ये इंडेक्स है, दूसरे के अंदर 1 2 7 ये इंडेक्स है। तो ओवरलैपिंग क्या होती है कि जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कॉनकैटिनेट करते हैं। कॉनकैटिनेट का मतलब है एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, जोड़ते हैं। इसको आप वर्टिकल भी जोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि अब इसके सेम इंडेक्स है ना, तो सेम इंडेक्स वाली जो भी वैल्यूज होंगी, कॉलम के नाम अलग अलग होंगे, वो उनको अलग अलग रखेगा, और सेम नाम होंगे तो दूसरा वाला जो डेटा होगा वो उसके ऊपर आके अपडेट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। जी थैंक यू सर सर। वेलकम। जी मुनीब। सर डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम डॉट पॉप किस लिए यूज होता है? उसके अंदर वो जो सबसे टॉप के ऊपर वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देता है, या फिर एक नया जो एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है उसके अंदर वो चेंज कर देता है उसको जब हम पॉप करते हैं फर्स्ट अच्छा, वैल्यू को निकाल के? मैं देख लेता हूँ, मेरे जहन में अभी पॉप का फंक्शन नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ चला के देख लेते हैं। क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने? JUPYTER NOTBO, ठीक है। एक हम डमी बना के देख लेते हैं। तो आपने कहा import numpy as MP, import pandas as PD, एक आपने df बनाया pd डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे आपने कहा कॉलम ए के अंदर 1 2 3, और कॉलम बी इसके अंदर आपने कुछ भी वैल्यू दे दी 7 9, तो ये आपका बन गया डीएफ। जी, अब आप कह रहे हैं डेटा फ्रेम के अंदर पॉप, डीएफ यस सर। डॉट पॉप। ओके, डबल क्वेश्चन मार्क्स। ये क्या करता है? रिटर्न आइटम ऑफ, रिटर्न आपको रिटर्न करता है पहली चीज, ड्रॉप करता है फ्रॉम फ्रेम, ओके, रेस्ट की इफ नॉट फाउंड। इसने यहाँ पे देखें एग्जाम्पल भी आपको दिए, ये इन्होंने एक डेटा फ्रेम बनाया सर इसके जिसमें अंदर कॉलम, अगर आप कॉलम का नाम लिखेंगे तो ये उस कॉलम की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ओके, उसको डिलीट भी कर रहा है और जी दूसरा रिटर्न भी कर रहा है। तो रिटर्न का मतलब है आप उसको किसी वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने क्लास को ड्रॉप किया है तो उसको इसने डिलीट कर दिया। अच्छा, सर ये इन अगर मेमोरी हो रहा है, खाली पॉप लिखेंगे तो तो इंडेक्स लास्ट से 0 होता है। को पॉप करेगा? नहीं, पॉप का मतलब होता है हमेशा एंड से पॉप करता है ना, तो इसको जरा हम देख लेते हैं सर ना। स्टैक के अंदर टॉप पे ऊपर नहीं होता वो? पॉप लास्ट से सर, होता है ना डेटा पॉप। डेटा फ्रेम में खाली पॉप नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि नाम देना पड़ेगा। हाँ, वो मांग आर्गुमेंट जो है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो नहीं चल रहा, डायरेक्ट नहीं चल रहा, ठीक है। ओके वरना आपकी जो आप यानी जावास्क्रिप्ट वगैरह में पढ़ते हैं पॉप या पुश, तो वो आपके यानी पॉप हमेशा लास्ट से करता है ना, तो लिस्ट में चल जाता है खाली। लिस्ट में तो चलता है, ठीक सर है। वो भी 2D पे नहीं ना होता, वो वो 1D होता है जिसमें से लास्ट से आइटम निकालता है। 2D सही में कॉलम देना पड़ता है, स्पेसिफिक सर। करना पड़ेगा। सर इसके अंदर pd डेटा फ्रेम डॉट पॉप लिखें। पीडी, ओके, डेट पीडी डॉट pd df डीएफ, डीएफ, अच्छा ठीक है, डीएफ डेटा फ्रेम ब्रैकेट के होगा, अंदर। डेटा फ्रेम ही होगा पॉप। जी, सर वो जो डेटा फ्रेम की जगह हमारे डेटा फ्रेम का नाम आएगा और ब्रैकेट के अंदर पॉप। ब्रैकेट के अंदर नहीं, इसमें नाम देके देना पड़ेगा, पूछ रहा है ना। और नहीं, इस तरह नहीं होगा, वो डायरेक्टली डेटा फ्रेम को इसी तरह कॉल करते हुए होगा। एक मिनट, यहाँ पे डॉट पॉप भी करके देख लेते हैं। सर नहीं,
ठीक है, तो रूल यही कह रहा है कि डेटा फ्रेम का नाम पॉप आएगा और देन फाइनली कॉलम का नाम आएगा। ठीक। एक मिनट, डीएफ क्या मतलब है? अच्छा, उसने पॉप पहले ही कर दिया ना डीएफ के अंदर, अगर अभी आप देखो तो बी को हमने पहले ही निकाल उसने दिया। पहले ही हमने डिलीट कर दिया ना, तो उसमें है ही नहीं। सही है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन भी है सर। मैप और मैप अप्लाई और के अप्लाई, अंदर। यस सर। मैप में आप डायरेक्टली डिक्शनरी देते हो, अप्लाई में कोई फंक्शन बना के देते हो, तो इनमें दो में से भी ये फर्क है। वहां तो डिक्शनरी की रिप्लेसमेंट होती है ना, जैसे ये देखें मैंने क्या किया, ये बी बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक रूल बना दिया, एक डिक्शनरी, कि भाई जो भी 7 होगा वो बराबर कर देना ए के, और जो भी 9 होगा वो बराबर कर देना 20 के। सही है। ठीक चलो है। इसको कर देना आप डी के। अच्छा, मैं कहता हूँ डी एफ डॉट मैप, और मैप आपने किस पे करा है, नहीं कॉलम का नाम आता है, डी एफ डॉट बी डॉट मैप डी। सही है। तो यहाँ पे जो 7 9 था, 7 9 को उसने रिप्लेस कर दिया ए और डी से। ठीक है सर। सही है। जबकि अप्लाई के अंदर आप फंक्शन बना कोई के भी देते हो, फंक्शन लिख दे कोई बना भी के। फंक्शन, तो बस ये छोटा सा फर्क आता है। और बाकी आप देख भी लें, डी एफ डॉट पी डॉट मैप, ये पूरी आपकी आ जाती है ना, इसको पढ़ लिया करें। मैप वैल्यू ऑफ द सीरीज अकॉर्डिंग टू इनपुट कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैप करता है आपकी सीरीज ठीक। की। ठीक है सर। तो ये मुख्तलिफ तरीके आपको दिखा रहे हैं, ये पढ़ लें एक नज़र। जी फर्दर। सर थैंक यू। चलें, मौसल का। सर तो अब हम जी सर चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आए हुए हैं, कट और क्यू कट के बारे में बता दें। ओके, लास्ट टाइम भी हमने किया था। ये क्या करता था, जो आपकी सीरीज होती है ना, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तोड़ता है। जैसे मैंने एक सीरीज बनाई हुई है ए इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। सीरीज के अंदर देखिए मैंने मुख्तलिफ नंबर लिखे हैं। एक बंदे की एज है 7 8, ठीक है, 20 25 29, ठीक है, एक बंदे की 50 है, और 57 60 80। ये आपके पास क्या सीरीज। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि यार इनका ना चंक बना दो, 25 साल के लोग कितने, ठीक है, 30 साल के लोग कितने, और 30 साल से ऊपर वाले कितने, 80 साल तक। तो आप कैसे बनाओगे, आप फंक्शन लगाते कि ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये हो, उसके स्लैब बना दो, बेसिकली हम कहते हैं स्लैब। अब स्लैब आपको, जी बोले जवेरिया, आपकी बेटा आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है, माइक को करीब करके बोले। ओके, मैं माइक आपका सही हो जाए, आप बीच में मुझे यानी इंटरप्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, पीडी डॉट कट, ऐसा ही है। इसके अंदर पहली चीज क्या जाती है, आपकी सीरीज। आपने कहा सीरीज क्या है, आपका ए। सही, अब इसको कट करो। मैंने कहा सबसे पहले आप इसको कट करो, लाइक मैंने कहा 7 से 20 तक, ठीक है। अब 20 के बाद ये जाएगा 30 तक, और बाकी 30 से मैं कह रहा हूँ 50 तक, 50 से 100 तक, ठीक है, प्रॉबली हो सकता है। तो अब इसका देखिए आंसर क्या है, 7 साल तक, क्योंकि उसने 7 को इंक्लूड नहीं किया ना, 7 से स्टार्ट। तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 1। अच्छा, अब देखें, पहला 1 से 20 के दरमियान है, ये भी 1 से 20 के दरमियान है, इस रेंज के दरमियान, ठीक है। तो आपने कहा 1 से 10 के दरमियान, देख ग्रुप बन गए, डॉट वैल्यू काउंट।
वैल्यू काउंट से अब पता चल रहा है आपको इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो हमारे पास कस्टमर है 50 से 30 के दरमियान के लोग हैं, फिर हमारे पास जो 20 से 30 के दरमियान के लोग हैं, 1 से 10 वाले 2 लोग हैं, 30 से 50 वाले 10 से, तो ये आपके पास आ गए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या जी क्लियर है ये कट? सवाल किसने पूछा ये? अच्छा ये क्या है? क्विज 2 अबू तूफान क्या पूछना चाह रहे हैं आप क्विज 2 का? 24-25 को होगा ना सर? अच्छा कट हमने बता दिया। क्यू कट क्या करता है कोई बताएगा? वो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से, वो परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। तो यही सेम काम होता है। पीडी डॉट क्यू कट। मैं कह रहा हूँ कि भाई शुरू 80% में कितना डेटा फॉल कर रहा है, 60% में, ठीक है, 70% में कितना फॉल कर रहा है, एंड फाइनली 100%। शुरू के 60% में कोई डेटा फॉल ही नहीं कर रहा, ठीक है। परसेंटाइल अगर निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह की, तो उसमें हमारा टोटल डेटा कितना लाई कर रहा है, किस फॉर्म में। अच्छा तो ये सारे 60 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपका 0 से स्टार्ट करा, सही है। तो अब ये आपको बताएगा 0 से 60 के दरमियान कितने स्टार्ट पॉइंट, बहुत जरूरी है। तो ये सारी याद है। फिर रैंक भी बता दें अब। सर यहाँ पे एक Value- क्वेश्चन है जी सर, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें, थोड़ा सा और, बस ये सर, ये जो रेंज हमने दी थी 1, 10, 20, 30, 50 और 100, ओके। या ये 7, 8, 10 करना, तो इस रेंज में जो वैल्यूज मौजूद थी उनका वो काउंट लाया है। अब नीचे आ जाएं, अब उसको क्यू लेबल कट पे, करता है, ठीक है। क्यू कट पे उसने जो रेंज हमने दी है वो रेंज लेबल नहीं की हुई। देखें 60% टू 70% कहीं लेबलिंग में नहीं है, उसने लेबलिंग में अपनी रेंजेस दी हैं। नीचे वैल्यूज में देखें ना, नहीं देखिए 0 से 6 तक हमने कहा है ना, तो 0 से 6 6 लेबल में भी होना चाहिए ना। अच्छा उसमें कोई वैल्यू उसमें फॉल नहीं की ना, तो ये जो स्टार्ट हो रही ठीक है है, ये फॉल कर रही है कहाँ से कहाँ तक ये 6.9 से 45 इसने स्टार्ट किया हो ना, रही है, ये और 45 लेबल तो हमने बनाया ही नहीं है। नहीं, तो ये लेवल हमने बनाया नहीं है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से इसने इसको इसमें तोड़ा है। ये मैक्सिमम और क्यू कट में उसने हमारे लेबल तो नहीं दिए ना सर, आपने 0 से ऊपर वाले 0.6 में कर हमारे लिया। लेबल दिए हैं उसने। एक मिनट, पीडी डॉट क्यू कट, ठीक है, इस पे हम आ जाते हैं। एक्स देते हैं और क्यू देते हैं, लेबल्स हम यहाँ पे अपने बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेबल्स नहीं बताए, अच्छा इनके लेबल्स को भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। ये इसका सोर्स कोडर है, कोटाइल बेस है ना, कोटाइल हमने पढ़ा था, जो आपका एग्जाम यानी पेपर ही बनता है कोटाइल बेस होता है। कोटाइल में यानी आप किस रेंज पे खड़े हुए। एक्सप्रेशन फंक्शन इक्वल बकेट साइज आपके बनाएगा बेस ऑन रैंक, बेस ऑन सैंपल क्वार्टाइल्स। एग्जाम्पल हमें दे रहा है कि हमारे पास 1000 वैल्यूज हैं, 10 क्वार्टाइल की, वुड प्रोड्यूस द कैटेगरी ऑब्जेक्ट इंडिकेटिंग क्वार्टाइल मेंबरशिप एंड डेटा पॉइंट, ठीक है। आपका हमेशा 1D सीरीज जाती है। क्यू के अंदर क्या देते हैं हम, इंटीजर और लिस्ट लिख। अच्छा ये इंटीजर क्या है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। नंबर क्वार्टाइल 10, ईच डिकाइल 4, अच्छा ठीक है, अल्टरनेटिव 0 to 25, ओके। 25% के दरमियान कितना है, 50% के दरमियान 75, और मैक्स आपका होता है 1। तो हमने क्या कहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से ये है 6%, हमने अगर इसको किया 25, ठीक है,
और क्या है आपके पास 0.5 एंड फाइनली आपके पास था 0.75 75 एंड अच्छा स्टार्ट 6.99 20। अच्छा देखिए इसने क्या किया, हमने तो ये परसेंटेज इसको क्वार्टाइल की बताई है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि आपका ये जो डेटा है ना इस रेंज के अंदर ये जो 3 वैल्यू आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू जो थी वो 6 थी, 0 पे है ही नहीं आपकी, ठीक है, और मैक्सिमम आपने 25 का 25 पे नहीं है 20 पे खत्म हो रही, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने ये रेंज बताई थी, लेकिन अवेलेबल जो आपके पास वैल्यू है इस रेंज में वो ये है। अच्छा सर एक काम करें सर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है इसके बाद कॉमा डाल के फॉल्स लिखें। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है यहाँ पे जी। अच्छा दूसरा आप यहाँ पे कह रहे हैं फॉल्स जो आप दे रहे हो, नहीं डायरेक्ट फॉल्स थोड़ी आएगा, हमें पहले देखना पड़ेगा फॉल्स जो आप डालोगे वो किस में जाएगा, वो किस में जाएगा फॉल्स, जी जी तो फॉल्स आप इसमें लेवल्स में फॉल्स क्यों दे रहे हैं? हाँ जी, तो लेबल्स में फॉल्स। अच्छा ठीक है, तो आपने कहा लेबल्स में फॉल्स डाल, तब ये 0 2 1 जो आपने ये बताया ना 0 1 2 3 तो उसके अगेंस्ट ये बता रहे हैं। अच्छा अब इसको लेबल्स को यही सेम लिस्ट डाल दें। हाँ तो वो लिस्ट शो करेगा इसकी जगह A B C and D। जी तो ये बेसिकली सर लेबल्स के 3 बिहेवियर हैं। हाँ लेबल्स के 3 बिहेवियर है, या तो नन कर दें डायरेक्टली आपके नंबर आ जाते हैं, उसके अगेंस्ट आप लेबल लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, और फाइनली डिफॉल्ट जो होती है आपकी रेंज, आपने जो रेंज बताई है उसमें उसको लेबल तो करता है, लेकिन फाइनली जो आपके डेटा में अवेलेबल रेंज होती है उसको स्टार्ट और एंड से मिनिमम और मैक्सिमम को रेंज आपको बता देता है। ठीक है जी सर। चलें बेस्ट है, अब इसको हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि पांडास को हम टाइम देंगे तो फिर ये चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। अब हम आ जाते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम एक डेटा सेट उठाते हैं जिसका नाम है बॉस्टन हाउस प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1970 का डेटा है जिसके अंदर यूएस बेस आपकी यानी कंसल्टेंसी है जिसने डेटा कलेक्ट किया है, और वहाँ पे घर के प्राइस क्या होंगे मुख्तलिफ स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। तो हमारे पास कॉलम है टोटल 13 फीचर्स, कॉलम को हम फीचर्स भी कहते हैं। तो टोटल हमारे पास जो फीचर्स हैं इस डेटा सेट के अंदर कितने हैं 13, जिसके अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई आपका क्राइम रेट उस इलाके में क्या है, आप यानी सुपर स्टोर से कितना दूर है, और आपके घर का स्क्वायर यार्ड क्या है, स्क्वायर फीट क्या है, एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम बाथरूम क्या है। तो इस तरह करके 13 आपके पास फीचर्स हैं जिसकी बेस पे हम प्रेडिक्ट करवाएंगे। ठीक है, टोटल 506 आपके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, डेटा बहुत कम है, सिर्फ 506 आपके पास रोज हैं। अच्छा फिर क्या है आपके पास, डेटा कम है, फीचर्स आपके पास जो हैं, पहला जो कॉलम है तो एक कॉलम की रेंज आपकी है 0 से 1 के दरमियान, दूसरे कॉलम की 1 से 1000, और तीसरे कॉलम की हो सकता है 1 लाख से 50 लाख के दरमियान है रेंज। तो मुख्तलिफ जो आपके पास कॉलम्स हैं उनकी जो वैल्यूज की रेंज है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट वो क्या है, डिफरेंट है। तो अब क्या करें, तो ये सारी चीज़ें, पहली प्रॉब्लम डेटा हमारे पास कम है, दूसरी प्रॉब्लम जो डेटा की रेंज आ रही है वो भी हमारे पास कम है, नहीं किसी की ज़्यादा और किसी की कम। तो दो प्रॉब्लम हमें फेस करें, डेटा भी हमारे पास कम है और डेटा की जो कॉलम की रेंज है वो भी क्या है, कम या ज़्यादा है। अच्छा फिर हमारे पास दो टेक्निक यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जब डेटा कम होता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली हम फाइंड करते हैं या इस्तेमाल करते हैं अपने मॉडल को ट्यून करने के लिए। तो ट्यून क्या मतलब है, ट्यून का मतलब है हाइपर पैरामीटर फाइंड करना। हाइपर पैरामीटर क्या है, आपकी नंबर ऑफ लेयर्स और लेयर्स का साइज, और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, ये क्या हाइपर पैरामीटर।
ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है कि हम क्रॉस वैलिडेशन या हाइपर पैरामीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ट्यून करने के लिए ना। अच्छा, अब मैं किताब की तरफ ही आता हूँ, डेटा सेट को देखते हुए चलते हैं। ओके, तो डेटा सेट हमारे पास क्लियर हो गया कि हम रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास डेटा सेट है बॉस्टन हाउस का, जिसके अंदर 506 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 404 इस्तेमाल करेंगे ट्रेनिंग, 102 इस्तेमाल करेंगे टेस्टिंग के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपके जो घर की प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है मुख्तलिफ क्या है, थाउजेंड्स के अंदर। अगर 1 लिखा है तो 1 का मतलब है 1000, 2 लिखा है तो 2 का मतलब है 2000। तो इन्होंने स्केल किया हुआ है वैल्यूज को। अच्छा, और कुछ यहाँ पे बता रहा है रेंज का, यानी डिफरेंट बता रहा है। ओके, डेटा समझ आ गया? जी सर, समझ आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा है कि रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये दोनों जो आपके पास एल्गोरिथम है, ये दोनों बिल्कुल अलग। रिग्रेशन कंटिन्यूस प्योर रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एल्गोरिथम है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नाम सुन के आपके जहन में रिग्रेशन प्रॉब्लम ना आए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नाम सुन के वो क्या करते हैं, वो उसको समझते हैं कि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, जबकि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्लियर रहेगा कि रिग्रेशन और लॉजिस्टिक क्लियर रिग्रेशन है जो सर। हैं ये दोनों अलग है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस लिए इस्तेमाल होता है एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन के लिए सर, और जबकि रिग्रेशन किस लिए इस्तेमाल होगा, प्योर प्योर रिग्रेशन। रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए, जिसका आंसर क्या होता है रिग्रेशन का, हमेशा कंटिन्यूस। रिग्रेशन का आंसर क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये डेटा सेट के हमने बारे में बात की, 106, 102 और 104 कहाँ इस्तेमाल होगा, मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उनके अंदर क्राइम रेट है इस और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो कॉलम की जो वैल्यूज़ है ना, वो क्या है, मुख्तलिफ रेंज की है। जैसे कि पहली की वैल्यू 0-1 के दरमियान कॉलम की हो सकती है, दूसरे की 1 से 12 की हो सकती है, तीसरे की 0 से 100 के दरमियान है। तो अब ये प्रॉब्लम आती है, तो जब मुख्तलिफ डेटा की मुख्तलिफ रेंज होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है। असल में देखिए, हम ऐसे भी डेटा दे सकते हैं न्यूरल नेटवर्क को, लेकिन होता क्या है कि न्यूरल नेटवर्क किसी में कम रेंज है, किसी में ज़्यादा। तो WX+B, तो W की वैल्यू किसी के लिए बहुत बड़ी देगा और किसी कॉलम के लिए बहुत कम देगा। ठीक है, तो उसकी जो लर्निंग होगी ना, इतनी आसान नहीं होगी, वो इतनी अच्छी से उसको लर्न नहीं कर पाएगा। तो हम फिर एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या करती है, आपके डेटा को स्केल कर देती है। अच्छा, प्रोबेबली आपका जो 99% जो डेटा है -2 से 2 के दरमियान आता है, और 100% जो डेटा आपका यानी फॉल करता है वो करता है 3 से -3 के दरमियान। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका डेटा +3 से -3 के दरमियान आता है, लेकिन 99% जो होता है -2 से +2 के दरमियान का होता है। ठीक है, और ज़्यादातर बेशतर यानी 90% जो आपका या 85% आप डेटा कहें, वो 0 और 1 के दरमियान का होता है। तो जो भी आपके कॉलम की रेंज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मलाइज करने के बाद वो हमेशा सेम रेंज पे आ जाती है, सेम स्केल पे आ जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट 3 और -3 के दरमियान आ जाती है, मिनिमम और मैक्सिमम। दूसरा सा पॉइंट है कि नॉर्मलाइज हुआ हुआ जो भी डेटा होगा, उसका जो मीन होगा, मीन का मतलब एवरेज, वो हमेशा क्या होगा, 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है नॉर्मलाइज डेटा का, जी दोस्त, क्या होता है, -3 से 3 तक वन नहीं होता नहीं, है। 1 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, मीन 0 होता है, जबकि इस डेटा की जो रेंज होती है वो 0 सॉरी -3 से 3 के दरमियान की होती है, मिनिमम मैक्सिमम। और आपका जो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा होता है वो 0-1 के दरमियान आ जाता है। ठीक है, लेकिन 99 पॉइंट जो आपका डेटा होता है 2 और -2 के दरमियान आता है, और मैक्सिमम जो आपका होता है यानी वो क्या होता है
3 और -3 के दरमियान का डेटा होता है, तो ज़्यादातर जो डेटा है वो 0 और 1 के दरमियान आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। अच्छा, मैं नॉर्मलाइजेशन को ना सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सेल पे समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस पे आते हैं। डेटा सेट हमें पता है लोड कर रहे हैं, ये टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग में स्प्लिट कर रहे हैं, या स्प्लिट हुआ हुआ हमें मिलता है 15, 42। तो यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं, तो 1 का मतलब क्या होगा, 1000। तो इसका मतलब है 15.5 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, कितना हजार डॉलर है ये पहली वैल्यू, $15,000 $15,000। तो यहाँ पे यही 15 बात आपको बता रहा है कि $10,000 50। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है आपकी जो घर की प्राइस है इस डेटा सेट में, जो सबसे ज़्यादा है 50,000 का है, और सबसे कम जो है वो 10,000 का। तो बहुत चीपेस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे लग रही है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि डेटा जो है वो 1970 का है, तो इस वजह से आपको बहुत सस्ता लग रहा होगा, जबकि ये करंट अपडेट डेटा नहीं है। सही है, तो ये चीज़ भी क्लियर है। अच्छा, हमें ये चीज़ पता है कि जब भी न्यूरल नेटवर्क को डेटा दिया जाता है, हम अपने डेटा को टेंसर बना के देते हैं। टेंसर का मतलब होता है नम पाई एरे। सही, तो ये हम शुरू दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क के पास जो भी डेटा जाएगा वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, टेंसर में। टेंसर। टेंसर का मतलब क्या होता है, नम पाई एरे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये देखिए वही बता रहे हैं कि सेंटर हैज डेविएशन 1 होता है। ओके, अब पहली चीज हम करने जा रहे हैं नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज ना हम जरा एक्सेल की एक शीट से समझते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, वैसे तो ये बनी हुई है, ताकि आपको समझ आए। हम परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की शीट का नाम भी मैं रख देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हमने कुछ कॉलम बना ली, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। ओके, या C1 C2 कर देते हैं, ABC तो वैसे लिखा हुआ है। C1 कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। मुख्तलिफ देखें रेंज की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1 2 3। पहले वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यू की रेंज है वो 1 से 10 के दरमियान आ रही है। चलिए, ओके। दूसरे वाले के अंदर जो आप वैल्यू लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं 100, 100, 5। ठीक है, दूसरे वाले की 1000, तो 100 से 1000 के दरमियान आ रही। तीसरे वाली की जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है 1 लाख से। ठीक है, और यहाँ पे वो जा रही है 10 लाख। ये चीज़ भी क्लियर है। तो अब देखें, आपके पास जो डेटा है ये विदाउट नॉर्मलाइज वो डेटा स्वाम। अब हमारे पास रूल ये कहता है, सबसे पहले जब भी आपको नॉर्मलाइज करना हो तो आप क्या करते हैं, PIAC, ओके, क्वार्टर 2, डीप लर्निंग, ओके, चैप्टर 3, क्लास 2, नॉर्मलाइजेशन। सेकंड आप यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन K4, ये भी सीखेंगे। ओके, नॉर्मलाइजेशन हमें ये कहता है कि जब भी आप नॉर्मलाइज करें तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है मीन। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, मीन, जिसको हम क्या कहते थे, मीन को एवरेज भी कहते हैं। एवरेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल में एवरेज कहते हैं, क्या एवरेज। तो हर कॉलम का एवरेज निकाल लें, पहले कॉलम का एवरेज, दूसरे कॉलम का एवरेज, तीसरे कॉलम का, तीनों का एवरेज निकल गया। अच्छा, फिर फार्मूला क्या कहता है कि जो भी एवरेज निकला है उसमें से x को माइनस करो। तो अब स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है x माइनस मीन। जो भी एक एक x है उसमें से माइनस करो मीन। तो यही हम करने जा रहे हैं। देखें, C1, C2, C3। ओके, अब देखें फार्मूला में सिंपल लगा रहा हूं, इज इक्वल टू x क्या है ये, माइनस मीन। हर उसके अंदर ये मीन कांस्टेंट है, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, फिक्स F4 का बटन दबा दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी हम आते हैं,
4 वो है। ओके, देखें पहले वाले में से इसमें से माइनस हुआ याला, दूसरे वाले में आए आप, इसमें से माइनस हुआ, यही मीन। देखते हैं एक्स माइनस मीन सब पे हो रहा है। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। एक मिनट, कंट्रोल डी, अब अप्लाई हो गया। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन देख रहे हैं कांस्टेंट, सही है दोस्तों। ये आपका एक्स था, इसमें से माइनस ये मीन हो रहा है। जी सॉरी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? रॉन्ग नहीं हो रहा, क्यों? मीन C2 का माइनस होना चाहिए ना। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे हमें वाले कॉलम को फिक्स करना है, इसलिए हमें पूछना है। यहाँ पे हमने C8 फिक्स करना है ना, तो यहाँ पे हमें फिक्स करना है इसको, सही है। इसी तरह इसके बराबर वाले में किसको फिक्स करना होगा? जी, इसमें हमने इसको C, ठीक है, C3 को फिक्स करना होगा, C8। ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, सही है। तो x माइनस मीन कर दिया, उसके बाद दूसरा हमें पार्ट क्या करना होता है, स्टेप 2। जी, स्टेप 2 क्या होता है दोस्तों? स्टेप 2 में ये कहता है जो भी आपका x माइनस मीन आया है, ठीक है, जो भी अब आपका आंसर आया है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय, कि या x माइनस मीन तो आ चुका, उसको डिवाइड कर दो किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन। STD का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो C1, C2 एंड C3, ठीक है। तो यहां तक तो हम आ गए। अब मुझे इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू STD, ठीक है, EV डॉट P, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट किसी को है, पॉपुलेशन और सैंपल क्या होते हैं? अगर हम सर मल्टीपल वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन देना, इसको भी बता दो। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। अच्छा, अब इस फार्मूले के तहत आए, ये हमें क्या बोल रहा है कि जो भी आपका x माइनस मीन आया, x माइनस मीन इतना पार्ट जो हमने यहाँ निकाल लिया, ओके, इसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला सेल फिक्स करना है, तो ये वाला सेल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स। इसी तरह इसके बराबर वाले सेल पे आओ, इसमें भी क्या करना होगा, x माइनस नहीं, x माइनस मीन, ये आंसर आपका आया है, इसको डिवाइड कर दो इस वाले स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्योंकि हर कॉलम का अपना स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होगा। यहाँ पे आओ, ठीक है, किसको डिवाइड करना है, x माइनस मीन जो भी आपका आया था उसको डिवाइड कर दो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। आ गया? अच्छा, अब देखो जितनी भी वैल्यू होंगी सारी किसके दरमियान की आ रही है भाई? -3 से 3 के दरमियान होगी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, ठीक है। -1 से 0 या -1 से 1 के दरमियान की होंगी, या 2 के दरमियान ज्यादातर होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, अब हम प्रूफ कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज डेटा जो होगा उसका मीन हमेशा किसके बराबर होता है, 0। दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 के बराबर। तो अब मैं जरा यहाँ पे चेक करता हूँ, हर कॉलम, किसी भी कॉलम का आप अगर मीन निकालें, मीन क्या आना चाहिए इसका, 0। अच्छा, देखो 0 के नियरेस्ट आता है, कभी कभी 0 आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 1 ही आएगा। ठीक है, डॉट, ठीक है, इसको राउंड करेंगे तो ये 0 ही होगा। अच्छा देखिए, इससे पहली वाले में हमने किया, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट 0 आया है, ठीक है। इससे पहली वाली क्लास में हमने किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया, बिल्कुल 0 आया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स में आ रहा है, तो हमने कोई गलती तो नहीं करी, गलती तो कहीं नहीं करी। x माइनस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला है, ठीक है, पॉपुलेशन का निकाला है, इसी तरह इसका भी पॉपुलेशन का निकाला है, ओके, इसका भी पॉपुलेशन का निकाला है, ठीक है। फिर रूल ये कहता है, पहले वाले का इसको डिवाइड किया फिक्स है,
दूसरे वाले को इससे फिक्स किया हुआ है, तीसरे वाले को इससे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, सही है। ठीक है, यहाँ पे हमने एवरेज निकाला था, सही है। तो वो राउंड के अंदर 0 के नियरेस्ट ही आता है। दूसरे का हम एवरेज निकाल के देखें ज़रा। ठीक है ना, यहाँ पे राउंड में दे रहा है। चले खैर, तो उसको राउंड करने पे आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, मीन जो होता है वो क्या होता है, 0 के नियरेस्ट होता है। जबकि यहाँ पे देखिए 100% आपका क्या हो रहा है, हमने कहीं पॉइंट में ओके कोई ना कोई तो 2 की पावर्स वगैरह में मसला होगा। ठीक है, सेम फार्मूला है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यही सेम डेटा उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट करता हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, डू यू वांट टू, ओके, नीचे वाला जो डेटा है इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब वही हो गया, सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि जब भी आप यानी नॉर्मलाइज करते हैं आपका डेटा स्केल होके कम हो जाता है। और दूसरा क्या फ़ायदा होता है आपका, इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है, 1। मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, राउंड करने पे अगर वो नंबर में भी आ रहा है आप उसको राउंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 और 1। 0 और 1। ठीक है, यानी वो बड़ी वैल्यू भी आ रही थी, आप उसको राउंड कर दें तो वो 0 और 1 पे आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सही, अच्छा अब दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ये तो आपके पास क्या था, क्या किया अभी हमने, हेलो सर, ये अगर नॉर्मलाइजेशन अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन का आता है तो वो भी इस तरह होगा? कोई सी भी हो, या तो नॉर्मलाइज डेटा हम करते हैं इनपुट को। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन हो, कुछ भी हो, हम टारगेट को नहीं कर रहे, हम उसके लेबल्स को नहीं कर रहे, हम उसका जो इनपुट है ना एक्स, नॉर्मलाइजेशन हमेशा हम एक्स को करते हैं। सर ये इसका इस फार्मूले से होगा? इस फार्मूले से होगा हमेशा। ठीक है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उससे हमें कुछ फायदे होते हैं। वो फायदे क्या है यहाँ पे हमने देखे जी। और कोई कुछ कहना चाह रहा है, सही है, क्लियर है सर रेंज नॉर्मलाइजेशन। हमने फाइंड नहीं की, रेंज हमने फाइंड नहीं कौन सी रेंज, सॉरी की सर। एवरेज हमने फाइंड कर दिया, एसटीडी फाइंड कर दिया हमने, और रेंज बताइए सर। रेंज का मतलब है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख लो ना। तो आपने अगर यहाँ पे निकाला है, चलिए इसी में आ जाए, तो यहाँ पे आपने जो निकाला है इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लें, मेन मैक्स। तो यहाँ पे मैं आया, आप देखें इज इक्वल टू मेन। ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स। तो ये क्या हो गया आपकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज। ठीक है, रेंज भी मालूम है। ओके ओके ग्रेट। इसके बाद अब आगे हम चलते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि वो इतनी बड़ी बड़ी रेंज की अलग अलग वैल्यू थी, अब आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो छोटी हो गई, स्केल होके आ रही। ठीक है, अब इसके ऊपर जो वेट्स वगैरह अप्लाई होंगे तो न्यूरल नेटवर्क कम वेट्स अप्लाई करेगा, बेहतर लर्निंग कर सकता है इन छोटी वैल्यूज़ के ऊपर बानिस्बत इन बड़ी वैल्यू पे। ठीक है, तो इसके ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें किसी को कोई मुश्किल, नॉर्मलाइजेशन क्या करते हैं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमेशा जो होता है ये हमेशा होता है ऑलवेज
ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन या जो आप मीन निकालते हैं वो हमेशा किसका निकालते हैं? टेस्ट डेटा का। अब मेरे पास कोई नया डेटा भी आता है ना, सॉरी ये टेस्ट डेटा नहीं, इसका नाम क्या था? ट्रेनिंग डेटा। किसका आएगा? ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा का आएगा सर। हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रेनिंग डेटा का, ये फर्ज है। अब मेरे पास अगर टेस्ट डेटा भी मैं आपको देता हूं ना कोई नया, जैसे आप कंसीडर करें, यहां तक हो गया, मैं एक कॉलम को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने आपको एक नया डेटा दिया, 2 बंदों का डेटा दिया कि भाई ये टेस्टिंग के लिए आपके पास आया, ठीक है, वैल्यू कुछ अलग कर देते हैं, 6 सैनिटेशन कैसे कंप्यूट किया? सॉरी कोई कुछ कह रहा है? सर वो भाई कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया, वो फार्मूला है ना x माइनस मीन डिवाइडेड बाय एसटीडी। एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक फार्मूला है, आप निकालेंगे सामने आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये नया डेटा मेरे पास आया है, इसको भी मुझे नॉर्मलाइज करना होगा, तो नॉर्मलाइज करने का क्या तरीका है इसका? जी, एक्स माइनस मीन, इसका मीन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और मीन कौन सा इस्तेमाल करूंगा मैं? याला, ऐसे ही ट्रेनिंग फंक्शन f4, यहां भी मैं आता हूं, इज इक्वल टू क्या करूंगा? x माइनस मीन, कहां गया मीन? इसका मीन ये, ठीक है, देखते रहना मुझसे गलती ना हो कोई। यस सर। इज इक्वल टू x माइनस मीन, ठीक है, f4, ओके। तो ये आपने x माइनस मीन कर दिया, फिर इसको नॉर्मलाइज, पहले आपने x माइनस मीन यहाँ लिख दिया, आपने किया x माइनस मीन, यहाँ पे x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करने जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? जो भी आपके पास आंसर आया है इसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स है, ठीक है। यहां भी आप गए, ठीक है, तो ये आपका डेटा अब क्या हो गया जी। तो अब आपके पास टेस्ट का भी जो भी डेटा आएगा ना, ये डेटा आएगा, तो आप उसको इस फार्मूले से गुजारें। क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, टेस्ट का हो, प्रिडिक्शन का हो, कोई भी नया डेटा जो आएगा उसको आप इस फार्मूले के तहत गुजारेंगे। सर ये नॉर्मलाइज, सर ये वन हॉट इनकोड हम क्यों करते हैं फिर? ठीक है, वन हॉट इनकोड जब आपके पास टैक्स होता है ना, टैक्स तो डायरेक्ट में दे ही नहीं सकता, याद है ना? तो एक तरीका है वेक्टराइजेशन का, टैक्स के अंदर टैक्स को कन्वर्ट करना वन हॉट इनकोड में, ठीक है। जब आपके पास मल्टी क्लासिफिकेशन होती है तो भी आप किस में कन्वर्ट करते हैं लेबल को? वन हॉट इनकोड में। तो वन हॉट इनकोड का पर्पस ये दो है कि इनपुट को क्यों करते हैं और आउटपुट को क्यों करते हैं वन हॉट इनकोड। हाँ, ये क्लियर है दोस्तों? क्लियर है सर। चले बेस्ट, ये फाइल तो आपके पास इसी में रहेगी। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, एक सर ये नेटवर्क बना रहे हैं। जी इमरान। सर ये हमें राउंड पे क्यों लेके जा रहा है? मीन पहले ऐसा तो नहीं रूल हमने पढ़ा था कि एंड पे राउंड करेंगे तो ही 0 आएगा? कहाँ पे? ये देखिए ना, वैल्यू को 0.4 और इस तरह लेके जा रहा है कि जब हम इसे राउंड करेंगे तब 0 आएगा। हालांकि अच्छा ये देखें, जी हाँ, रूल के मुताबिक आप सही कह रहे हो कि यही होना चाहिए कि बिना राउंड किए हो, जी
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें इस वाले डेटा पे हमने अप्लाई किया तो इसमें बिल्कुल देखें हमने कोई राउंड नहीं किया, इसने क्या कर दिया 0 दिया है 0 कर और दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया 1। जी ठीक है, जबकि हमने कुछ रेंज जब चेंज की थी वहां पे आपके पास कुछ गलत आ रहा था। तो फार्मूला हम सेम लगा रहे हैं, अब वो बाज़ औक़ात वो दे रहा है तो अब थोड़ी सी और देखना पड़ेगा ऐसी क्या वजूहत आ रही है कि जो आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है। ठीक ठीक है, अदरवाइज राउंड करेंगे उसकी वजह लिखी होगी, लाजमी लिखी होगी, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखी होगी। तो राउंड में क्यों आ रहा है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मलाइज्ड डेटा का, तो ये भी आप गूगल करके यानी देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी, मुख्तलिफ रिसर्च के ऊपर लिखा होगा कि उसकी वजह क्या है। ठीक है, कोई ना कोई रूल ब्रेक हो रहा होगा जो हम वैल्यू डाल लें उन वैल्यूज के अंदर, तो इस वजह से। अच्छा, या तो हो सकता है मैंने वही रेंज जो यहाँ पे इस्तेमाल, बल्कि नहीं यार, कोई भी रेंज इस्तेमाल करो कोई वो थोड़ी है, ये रेंज 1 से तो 1 से मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। हम एक मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, मॉडल का साइज फिक्स, उसकी वजह क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस वैलिडेशन। सबसे पहले क्रॉस वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। क्रॉस वैलिडेशन में पहली टाइप होती है होल्ड आउट वैलिडेशन। होल्ड आउट के अंदर क्या होता है, हम फिक्स टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा को फिक्स करते हैं। बल्कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया था, कोई मुझे बताना चाहेगा कि होल्ड आउट वैलिडेशन क्या होती है और क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है। ये के फॉल्ट वैलिडेशन आपके सामने है, कुछ याद आ रहा है इसको देख के, कोई इसको बताना चाहे। सर हम एक पेज को पूरे डेटा में से एक पेज को हम जो है सर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी को सर टेस्टिंग के लिए। अच्छा जुल्फैल, आपकी आवाज़ ना थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सी लो, थोड़ा तेज़ बोलें या माइक को करीब करके बोलें। सर हम इस तरह करते हैं कि सर डेटा को 2 हिस्सों में जो है मतलब अगर हमारे पास 10% डेटा है, 10 अगर डेटा है तो उसमें से 1% को हम सर वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे हमें ये फायदा होगा अगर हमारे पास डेटा कम हो तब भी हम अपने मॉडल को आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे सेम पहले तो डेटा हम के सबसेट से वैलिडेशन हो जाती है, सेम डेटा के सबसेट से वैलिडेशन हो जाती है। सबसेट का मतलब सारे डेटा सेट सैंपल्स। जी जी अच्छा हाँ, पहली चीज मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहता, सैंपल और पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको एक टेबल से सारा डेटा उठा के दिया, ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा था, मैंने बैंक का सारा डेटा आपको उठा के दे दिया। इसके अंदर कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, ये जो डेटा सेट है हाईलाइट, सर कितने कॉलम, 4 रोज और 3 कॉलम है। ठीक है, 4 रोज और 3 कॉलम हमारे पास मौजूद है। ओके, अच्छा, जब मैं पूरा डेटा सेट उठाता हूं किसी भी चीज का, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल डेटा है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, पूरा डेटा, एंटायर डेटा सेट, किसी भी चीज का एंटायर डेटा सेट उठाएं, कोई भी चीज बाकी ना रहे, उसको क्या बोलेंगे हम, पूरे डेटा सेट को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। अच्छा, अब पॉपुलेशन में से एक रो भी कम कर दो, एक रिकॉर्ड्स भी कम कर दो, अब जो सिलेक्ट हुआ हुआ डेटा है इसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल। ठीक है, मैं 2 कम कर दूं, अब भी क्या है ये, सैंपल। सैंपल। मैं एक और कम कर दूं, अब भी क्या है, सैंपल। सैंपल। ठीक है, मैं इन 2 को सिलेक्ट करता हूं, अब भी क्या है, फिर भी सैंपल। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन याद करनी है कि पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो, इंटायर, कोई भी चीज ना छोड़ो, तो वो आपका कहलाता है पॉपुलेशन। लेकिन जहां एक भी रो आपकी कम हो गई उस वक्त वो क्या कहलाता है, सैंपल। तो सैंपल और पॉपुलेशन में क्या फर्क है ये आपको पता चल गया। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई डेटा हमें वैलिड ना लग रहा हो तो हम खुद ही उन रोज को स्किप कर दें।
हाँ बिल्कुल, आउटलायर बेसिकली कहलाते तो हैं। अभी फिर भी तो वो पॉपुलेशन नहीं रहेगा। नहीं, आपको पूरा डेटा दिया गया तो उसमें से आपने इनॉमली निकाली। इनॉमली हम निकालते हैं। इनॉमली क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम बल्कि मैं वालेकुम इधर आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, बैटरी डाउन हो रही है, बंद हो जाए लैपटॉप, यार थैंक यू यार। काइंडली लगा दो। ओके अच्छा, अब ना सबसे पहले हम बात करते हैं रिग्रेशन, जो कि हम 10 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। रिग्रेशन की जब भी बात आती है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आज़ादाना, उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, फिक्स नहीं है। और एक होता है डिपेंडेंट, जो कि हमेशा रिलाई करेगा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। उसकी जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक ही ये अपने आप को एडजस्ट करता है। अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा एक रोटी खाता है तो उसका 2 ग्राम वजन बढ़ता है। हमने एक रिलेशनशिप मालूम कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे रोटी जो खाना है, हर इंसान रोटी जो खाता है उसकी क्वांटिटी क्या है, अलग है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार कोई बंदा 5 रोटी खाए तो उसका कितना वेट गेन होगा जी। 2 ग्राम अगर बढ़ता है और कोई बंदा 5 रोटी खाए तो कितना गेन करेगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम। हाँ। कोई बंदा 15 रोटी खाए तो 30 ग्राम। 30। आ नहीं सकता ठीक है, सर। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, डिपेंडेंट कौन सा होगा? सर इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ फूड होगा। इंडिपेंडेंट रोटी है सर। इंडिपेंडेंट क्या होगा? रोटी है। अमाउंट ऑफ फूड, या यहाँ पे मैं कह रहा नंबर ऑफ हूँ रोटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटी क्या होती है आपकी? इंडिपेंडेंट। जबकि आपका जो वेट है वो डिपेंडेंट। क्या है? डिपेंडेंट। अच्छा, अब रूल ये कहता है रिग्रेशन का, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको उठा के कहाँ रख दो? कौन से पोजीशन पे रखना होता है? एक्सिस पे। एक्स पे। इंडिपेंडेंट को हम एक्स पे एक्स रखते हैं, डिपेंडेंट पे सर हमेशा। और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ रखते हैं? वाई पे। ठीक है, तो अब जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो देख लें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि भाई हर बंदे का वेट है ना, कि भाई ये 2 रोटी खाता है उसका वेट इतना बढ़ता है, 3 खा रहा है इसका देखें वेट कम होता है, क्योंकि मुख्तलिफ आपकी यानी डेटा सेट है। तो इस वाले का डेटा बिल्कुल यानी इस लाइन पे आ रहा है, तो मुख्तलिफ आपके पास डेटा सेट है, मुख्तलिफ एक्स के ऊपर मुख्तलिफ आपके पास क्या वाई। सही है। अच्छा, एक डेटा सेट, ये डेटा सेट नॉर्मल डेटा सेट है। एक डेटा सेट क्या है, ये जो आपको माइनस का बटन दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ समझे एक डॉट होता है जहाँ पे अभी आपको मैग्नीफाई ग्लास दिख रहा है। तो ये क्या आपके इस डेटा सेट को रिप्रेजेंट सही कर रहा है कि एक बंदा आधी रोटी खाता है और उसका जो वेट बढ़ रहा है वो 100 ग्राम बढ़ रहा है। एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। हाँ जी, ये सही है? गलत है सर। ठीक है, अच्छा अगर यही डेटा सेट यहाँ पे होता कि एक बंदा 100 रोटी खाता है और उसका जो वेट गेन हो रहा है वो 2 ग्राम भी नहीं हो रहा, ये भी गलत है। ये भी रॉन्ग ये है। भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा हमें फाइंड करना होता है जिसे हम कहते हैं आउटलायर। क्या कहते हैं? आउटलायर। या इसको हम कहते हैं, दूसरा वर्ड में क्या इस्तेमाल कर रहा था? इनॉमली। एनोमली। ठीक है, तो इनॉमली कहूँ या आउटलायर कहूँ बात एक ही है। हमें अपने डेटा सेट में इनॉमली फाइंड करके उसे एक्सक्लूड करना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है। उसकी वजह आउटलायर तो इनोमली की एक फॉर्म है। वैसे तो इनोमली में और भी बहुत सी फॉर्म हो सकती हैं। बिल्कुल लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद ही नहीं है या उसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, अब ये भी इनोमली है। सही है, हो सकता है प्रॉब्लली। इनॉमली का मतलब यही है कि यानी अनरेस्ट्रिक्ट या आपका कोई यानी रियल डेटा नहीं है, वो डेटा बिल्कुल ख़राब है, उसकी एंट्री किसी ने गलत कर दी, तो वो इनॉमली है। ठीक है, और बहुत सारी आपकी वो हो सकती है। अच्छा, तो हमारे ये कहला रहा है आउटलायर। अब आउटलायर की वजह से अगर मैं मॉडल ट्रेन करूं, रिग्रेशन लाइन, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इस लाइन की डेफिनेशन ये है कि ये तमाम पॉइंट्स के दरमियान से होती हुई गुजरे और इसका लॉस सबसे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट यहाँ पे होते, क्योंकि ये इनके दरमियान का भी लॉस कैलकुलेट करती, क्या ये लाइन इस जगह पे आती? नहीं। ठीक है, तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन आपके मॉडल की नहीं होती।
इस वजह से हमें आउटलायर अपने डेटा सेट में फाइंड करना होता है और उसको रिमूव करना होता है। जैसे अभी किसी ने कहा था कि अगर कोई डेटा हमें लग रहा है कि गलत है, हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो जो आपको लग रहा है कि डेटा गलत है, आपका जो डेटा सेट है ये उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम होता है कि हम उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है? क्लियर है सर। चलें, ये बेस्ट हो गया। अच्छा, तो हमने एनॉमली फाइंड की, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आपका यानी डेटा सेट, इन डेटा सेट पे जब ट्रेन होगा तो ये परफेक्ट डेटा सेट था ट्रेनिंग के लिए। तो आपको देखिए क्या क्या पता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, किसको कहाँ रखना है ये पता चल गया, एनॉमली क्या होता है या आउटलायर क्या होता है आपको ये पता चल गया। हमें आउटलायर को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ताकि हमारा जो डेटा है वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को टारगेट करे, ना कि स्पेसिफिक जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत शादिर और नादिर पाए जाते हैं। यानी हमने कहा कि एक बंदा 100 रोटी खा रहा है, उसका वेट क्या हो रहा है, 2 ग्राम भी नहीं बढ़ रहा। एक बंदा 1 रोटी खा रहा है, उसका 200 ग्राम वेट बढ़ रहा है। तो ऐसा बंदा हो सकता हो किसी बीमारी के तहत बढ़ रहा हो, होते हैं ऐसा डेटा भी, लेकिन क्या है ये हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो हमारा जो डेटा सेट है जिसके ऊपर हम अपना मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं, जनरलाइजेशन, तो ये जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जाता, ये स्पेसिफिकेशन की तरफ चले जाता है, स्पेसिफिक लोगों की तरफ चले जाता है। तो हम उन बंदों को यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं। सही, ये पॉइंट क्लियर है ना? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, आउटलायर, ठीक है, रिमूव करना है, बस इतना सा ये बात हमें समझा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हम जा रहे हैं, क्रॉस वैलिडेशन। के फॉर वैलिडेशन का रूल ये कहता है, अच्छा यहाँ पे ना जहन में एक बात अपने रखें कि टेस्ट डेटा जो है वो बिल्कुल अलग है। टेस्ट डेटा आपने उठाया, बिल्कुल छुपा के अलग कर दिया है, वो अभी तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे। यानी 106 जो रोज हैं या 102 टेस्टिंग वाली, उसको उठा के आपने बिल्कुल छुपा के रख दिया। अब आपके पास रिमेनिंग कितनी रह गई है, 404, ठीक है। अच्छा, अब रूल क्या कहता है, आपका जो ट्रेनिंग डेटा है ना, उसी डेटा सेट को फर्दर आप हिस्सों में तोड़ें, क्योंकि आपको अपने मॉडल को ट्यून करना है। तो मॉडल को जो ट्यून करेंगे, जो ट्रेनिंग डेटा है ना, उसी के अंदर आपको 2 हिस्से और बनाने, एक का नाम ट्रेनिंग रखेंगे और एक का नाम क्या रखेंगे, वैलिडेशन। तो ये खुद आपको तोड़ना है सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को, जबकि टेस्टिंग डेटा अभी भी अनसीन है, छुपा के आपने रखा हुआ है, कोई भी बंदा उसको नहीं देखेगा। सही, ये पॉइंट क्लियर है? तो ये जो वैलिडेशन और ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, ये जो आपका 402 या 404 डेटा है उसके ऊपर हम करेंगे। बाकी टेस्टिंग डेटा जो है, अनसीन जो डेटा है, उसको बिल्कुल छुपा के रखेंगे, हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, उसको नहीं दिखाएंगे। सही है? अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ के में तोड़ दें, जिसे हम फोल्ड भी कहते हैं। हम अपने डेटा सेट को कितने हिस्सों में तोड़ लें, कितने हिस्सों में तोड़ लें, 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 3 के नंबर ऑफ फोल्ड में तोड़ लें। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके सैंपल कहला रहे हैं, ये पहला सैंपल होगा, दूसरा सैंपल होगा, तीसरा सैंपल। तो आप डेटा को कितने सैंपल में तोड़ेंगे, 3 सैंपल। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद पहले हिस्से में, अब जैसे मेरे पास अगर ये 10 होती या चले 9 डेटा सेट होती, टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास होते 9, तो अगर मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ता हूं तो वैलिडेशन में कितने आपके पास रिकॉर्ड्स आएंगे, शुरू के 3, सही है। फिर रिमेनिंग जो आपके बच रहे हैं, कहां से कहां तक बच रहे हैं, 4 से लेके 9 तक, ऐसा ही। यानी पहला डेटा सेट होगा 4 से 6 और दूसरा जो डेटा सेट होगा वो कहां से कहां तक होगा, 6 से 9, 7 से 9। अच्छा, अब ये दूसरा फोल्ड जब चलेगा, क्योंकि पहला वाला आपने वैलिडेशन किया था, तो अब 1 से 3 तक का जो डेटा सेट है ये क्या बन जाएगा आपका, ट्रेनिंग। इन्होंने लिखा गलत है, ये क्या बन जाएगा, ट्रेनिंग, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो 7 से 9 तक है वो भी क्या बन जाएगा, ट्रेनिंग। वैलिडेशन से एक पार्ट बनेगा, कहां से कहां तक, 4 से 6 तक। 4 से 6। अच्छा, लास्ट वाले में आऊंगा तो क्या होगा,
7 से 9 वैलिडेशन बनेगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे 7 से 9 वैलिडेशन, ट्रेनिंग के 1 से 3 और 4 से 6 वाला क्या बन जाएगा? ट्रेनिंग। सही, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा अब क्या होता है, क्लियर है। आपका ट्रेनिंग होती है और वैलिडेशन होती है, उसकी एक्यूरेसी आती है। क्या आती है? उसकी एक्यूरेसी या वैलिडेशन स्कोर आता है। उसको उठा के एक लिस्ट में डाल दो, दूसरे की आपका स्कोर आता है उसको भी लिस्ट में डाल दो, तीसरे का आता है उसको भी लिस्ट में डाल दो, फिर तीनों का क्या निकाल लेते हैं आप? एवरेज। तो वो जो एवरेज आपका लॉस होता है या स्कोर होता है वो आपका फाइनल स्कोर होता है। तो इससे क्या फायदा हुआ? सर काइंडली ये दोबारा बता दे, अभी आपने कहा कि अगर हम नंबर ऑफ सैंपल्स 9 हो, में डिस्कनेक्ट हुआ था सर। अच्छा मैं अभी इसको एक्सेल पे परफॉर्म करवाता हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है? मैं इसको एक्सेल पे परफॉर्म करवाता हूँ, वहाँ आपको बेहतर समझ आएगा। चलें हम क्या करते हैं, बल्कि मैंने देखिए यहाँ करा हुआ, मैं इसको कॉपी पेस्ट एक एक करके चीज़ें उठाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। अच्छा अब देखें हमने क्या किया, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे, वहीं पे हम जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं K4, या बल्कि शीट 2 में हम नाम बाद में चेंज कर दूंगा। कॉपी पेस्ट, क्या मसला है? कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा कुछ लॉक तो नहीं हो गया मुझसे? तो बटन प्रेस हुआ हुआ ऐसा लग रहा है। आइए यहाँ से हमने किया कॉपी, अब हुआ है कॉपी, ठीक है? पेस्ट, ओके। मैंने क्या किया, डेटा सेट लिए, के का मतलब है फोल्ड या नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है? और क्या हो सकता है, ग्रुप के लो, सैंपल्स के लो, तो टोटल हम 4 सैंपल्स लेंगे या 3 सैंपल लेंगे। अच्छा अब देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास नंबर ऑफ के कितने हिस्सों में तोड़ूंगा मैं? 4 हिस्सों में, ठीक है? दूसरा वाला क्या है आपका, टोटल रिकॉर्ड्स, कितना डेटा सेट है मेरे पास? 1 लाख, ठीक है? अच्छा अब ये जो नंबर ऑफ सैंपल है ना, 4 हिस्सों में अगर मैं 10 लाख के यानी सैंपल तोड़ूंगा तो एक सैंपल में कितने आएंगे? 25,000। 50,000। अच्छा 25,000 कैसे निकाले हमने? उन्होंने वहां पे फ्लोर डिवीजन का फार्मूला लगाया था, वहां पे इन्होंने किसका फार्मूला लगाया है? फ्लोर डिवीजन। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये क्या लगाया आपने? फ्लोर डिवीजन। कॉपी पेस्ट हो रहा है, स्किप, कंट्रोल जी, यहाँ आप क्या लगा रहे हैं? फ्लोर डिवीजन, ठीक है? फ्लोर डिवीजन क्या कहता है? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 1000, 1 या 1 लाख। तो मैंने क्या किया, 1 लाख को डिवाइड कर दिया किससे? नंबर ऑफ के। नंबर ऑफ के कितने आपके? 4। तो ये फार्मूला आप इस पर डबल क्लिक करके देख लीजिए। आपने क्या किया, 1 लाख को डिवाइड किया, यहाँ फार्मूला देखिए, 1 लाख को डिवाइड किया किससे? 4 से, ठीक है? और उसको राउंड कर दिया। इंटीजर का फंक्शन क्या करता है? राउंड। डबल स्लैश जो है, जो पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है, पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर करके पॉइंट से पहले वाली जो नंबर होता है वो देता है। सही है ना? फ्लोर डिवीजन पाइथन में जो हम करते हैं, डबल बैक्स फॉरवर्ड स्लैश। जी सर। ठीक है, तो आपका जो सैंपल बनेगा वो ये बनेगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना फार्मूले कुछ यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर एक एक चीज समझाता हूँ। देखें असल में क्या करना है आपको ना, ये जो ट्रेनिंग और वैलिडेशन आप देख रहे हैं ना किताब से, मैं किताब से समझाऊं, इससे डायग्राम से पहला हिस्सा निकालना है, ठीक है? 25,000 का, जो कि क्या बन जाएगा? वैलिडेशन। आपके रिमेनिंग रह जाएंगे 3, ठीक है? 3 फोल्ड और 3 ग्रुप आपके और होंगे 25,000 के। तो 25,000 शुरू के निकाल लिए, तो दूसरा जो ग्रुप होगा बराबर वाला वो कितने का होगा? कहां से कहां तक? 25,000 1 से लेके
कहाँ तक होगा वो? 50,000। 50,000 तक। 50,000। अच्छा, तीसरा वाला जो ग्रुप होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 50,000 1 से 75,000 तक। और लास्ट वाला जो आपका चौथा ग्रुप होगा कहाँ से कहाँ तक? 75,000 1 से 1 लाख तक। सही, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब देखिए यही चीज मैं करने जा रहा हूं। आपके जो भी ग्रुप बनेंगे ना, अच्छा एक चीज, शुरू से लेके 25,000 वाला जो ग्रुप है वो क्या बन जाएगा भाई? वैलिडेशन। जबकि ट्रेनिंग वाला जो डेटा सेट होगा उसके अंदर कितने ग्रुप कहां से कहां तक शामिल होंगे? 3 ग्रुप। कौन कौन से होंगे? 50,000, 75,000, 1 लाख। ठीक है, यानी 25,000 एक से लेके 50,000 तक, 50,000 एक से लेके 75,000 तक, 75,000 एक से लेके 1 लाख तक। ऐसा ही है। नीचे Yes, वाले sir. अगर मैं ग्रुप में आऊंगा, यहाँ पे मुझे बताएं कि वैलिडेशन में कौन सा ग्रुप होगा, उसकी रेंज कहाँ से सर कहाँ तक? 25,000 1 से लेके 50,000 तक। और बाकी ट्रेनिंग में कौन कौन से होंगे? सर उसके जो फर्स्ट 1 वाला से पार्ट है 25 और 50 1 से से 25 और 25,000, उसके बाद 5,000, 50 से 50,000 1 से लेके 75,000, 75,000 1 से लेके 1 लाख, ये बन जाएंगे 1 ट्रेनिंग। लाख। ऐसा ही है? तो ये चीज आपको समझ आ गई। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो के फोल्ड के अंदर हम डिवाइड करते हैं डाटा को, उसके अंदर जो हमारा टेस्टिंग का डाटा अलग होता है या फिर पूरे नहीं, डाटा को टेस्टिंग हम डेटा हमेशा अलग होगा। टेस्टिंग डेटा हमेशा अलग होगा, बिल्कुल छुपा ट्रेनिंग को हुआ होगा। डिवाइड करेंगे ना, वो वैलिडेशन ट्रेनिंग के और लिए बिल्कुल ठीक। ओके, ठीक है, वो बिल्कुल छुपा हुआ होगा, वो हम एक्सपोज ही नहीं करेंगे, और फाइनल जब हो जाएगी बात फिर हम उसको एक्सपोज करेंगे। अच्छा, ठीक देखिए ये है फार्मूला क्या कह रहा है? सर ये वैलिडेशन में 0 से 25,000 तक जाएगा। एक मिनट, ये हो गया वैलिडेशन, ये भी ट्रेनिंग है और ये भी ट्रेनिंग का रिमेनिंग जो फोल्ड है वो आ गया। मैं जरा इनका कलर चेंज कर दूं। सही, अब देखें स्टार्ट सर और ये एंड। जी जी, ट्रेनिंग में सर 0 से वैलिडेशन में 0 से 25,000 तक जाएगा सर। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला 25,000 जो एक कम और होगा ना, एंड शामिल नहीं होता। अच्छा एक शामिल नहीं होगा सर, और बाकी जो 3 फोल्ड है उसमें ट्रेनिंग में जाएंगे सर। वो ट्रेनिंग में जाएंगे। अब देखो उसके लिए हम फार्मूला बना रहे हैं। पहले वाला इपोक चलेगा, दूसरा वाला चलेगा, तीसरा वाला जैसे यहाँ पे चल रहा है, पहला वाला चल रहा है, दूसरा वाला चल रहा है, तीसरा वाला चल रहा है, और इस तरह चौथा, हम 4 के बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी आपका वैलिडेशन का स्टार्ट होगा ना, उसका फार्मूला क्या है? आई का मतलब है इंडेक्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, आई का मतलब क्या है? इंडेक्स। अब देखिए मैं फार्मूला सेट कर रहा हूँ। क्या फार्मूला कह रहा है ये? इज इक्वल टू, ठीक है, आई का है, ये रहा आई मल्टीप्लाई बाय, अच्छा देखो ये फार्मूला यहाँ दिख रहा है मुझे ना, नीचे नहीं दिख रहा, तो आप एड्रेस बार में देख लें, कोई ना कोई एरर इसमें आया हुआ है, मैं इसको सेव करवा दूं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या मसला आ रहा है? कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ इज इक्वल, दिख नहीं रहा, आप यहाँ पे देखें फार्मूला सही है। आई, आई क्या आपका इंडेक्स नंबर, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? नंबर ऑफ सैंपल। कहाँ है नंबर ऑफ सैंपल? नंबर ऑफ सैंपल, ये नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। जी V2 सर। इसको फिक्स कर देता हूँ। 25। फार्मूला आप यहाँ देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो ऊपर देख लें, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। एंड कहाँ पे होना चाहिए इसको, वैलिडेशन को? उसके लिए फार्मूला स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन, आई, आई ये है, उसमें प्लस करो 1, प्लस करो 1, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ सैंपल, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ सैंपल, ये फिक्स होगा, तो नंबर ऑफ सैंपल को आपने क्या कर दिया? F4। सही है। स्टार्ट और एंड, तो पहला आपका जो वैलिडेशन बन रहा था शुरू से 0 से 25 तक का उठाएगा। अच्छा, अब बाकी कितना रह जाएगा तो वो हमें बताना है, तो वो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई 0 से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ सैंपल तक जाएगा जो भी आपका है। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट पॉइंट तो यहाँ पे ये है, स्टार्ट पॉइंट तो 0 ही रहेगा, कांस्टेंट है। देखिए कह रहे हैं ना, स्टार्ट इसने कुछ भी नहीं बताया, तो 0 से स्टार्ट करेगा। एंड कहाँ पे होगा इसका? एंड का फार्मूला ये कह रहा है कि आई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल को मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। पहला ये पॉइंट अभी देखते जाएं।
अच्छा दूसरा जो रिमेनिंग है, पहला फोल्ड है ना, इसी तरह दूसरा तीसरा जितने भी फोल्ड है उनको भी उठाना है, तो वो कैसे उठेंगे? उसका जो स्टार्ट पॉइंट होगा इज इक्वल ब्रैकेट ओपन आई प्लस आई, आपका लूप है उसमें 1 प्लस करो, आप यहाँ पे एड्रेस बार में फार्मूला देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल, इसको आप कर देंगे फिक्स। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट ये होगा और एंड पॉइंट हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी? 1 लाख। सही है। अब देखिए ये आपका ना फार्मूला बन गया, और अब मैं इस फार्मूले को इन सब पे अप्लाई जब करता हूं तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब जरा देखें, पहला जब इपॉक चलेगा तो वैलिडेशन का जो डेटा उठाएगा 0 से 25,000। सही है। अच्छा अब जो रिमेनिंग रह गया 0 से 0, क्योंकि इससे पहले कोई था ही नहीं, और इसके बाद वाले जो फोल्ड हैं 25,000 से लेके कहां तक होंगे? 1 लाख तक। ये चीज समझ आई? 1 लाख पहले इपॉक में 0 से 25,000 एंड शामिल नहीं होगा ना, तो एक इसमें से कम हो जाएगा, तो 0 से लेके 24,999 तक का डेटा वैलिडेशन हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद इससे पहले कोई वो था नहीं ग्रुप, तो इसलिए 0 0 कोई भी नहीं उठा रहा। इसके बाद वाला जो ग्रुप है वो क्या है? 25,000 से लेके 1 लाख। इन दोनों डेटा सेट को उठा के अपेंड करके एक डेटा सेट बना देगा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा अब दूसरा इपॉक चलता है, तो दूसरे इपॉक में क्या होना चाहिए दोस्तों? वैलिडेशन सेट कहां से कहां तक उठाएगा? 25,000 से 51,000। ठीक है। अच्छा ये आपका वैलिडेशन, अच्छा वैलिडेशन हो गया। अब देखो ट्रेनिंग के लिए कहां से कहां तक उठाना चाहिए? पहले इन सब पे 0 आएगा, इसको मैं 0 कर दूं, 1 नहीं इसको 0 करता, सॉरी इसको आप कर दें 0। तो यहाँ पे कहां से कहां तक उठाएगा? 0 से 25,000। 0 से तो पहले आपका क्या था? वैलिडेशन। अब इसको इसने उठा लिया ट्रेनिंग के लिए, और बाकी 25,000 वाला बीच का छोड़ दिया। अब कहां से कहां तक उठाएगा? 50 से 75,000, फिर 75,000। अच्छा इसको भी ना जरा आप यानी वैल्यू को जरा ओके कर दें, ये किसी चीज की वजह से सीरीज जनरेट कर देता है ना, तो सीरीज जनरेट हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, तो ये चीज आप खुद से सेट कर दें मैनुअल। सही है। अब चीजें ये समझ आ रहा है कि के फोल्ड वैलिडेशन किस तरह वैल्यू उठाता है, आपस में अपेंड करता है। जी लास्ट वाले को जरा समझाएं मुझे, कोई समझाएगा के फोल्ड में क्या हो रहा है? चौथे वाले फोल्ड के अंदर क्या हो रहा है? कहां से कहां तक वो वैलिडेशन बना रहा है और कहां से कहां तक वो उसको ट्रेनिंग बना रहा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई मसला आ रहा है? सर मसला आ रहा है मेरे ख्याल से। मसला आ रहा है सर। सर लिमिट एक्सीड कर। क्यों लिमिट इसने एक्सीड की है? सर ये इसमें लूप इंडेक्स में 0 1 2 3 आना सर 2 मिसिंग है सर। ठीक है, नहीं यहाँ से ये 3 में 50,000 से 75 है ना। अच्छा नहीं, अब परफेक्ट है। जी सर। यस सर, यस सर अब ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा आपको ये समझाया हमें? अब 75,000 से 1 लाख तक सर हमारे पास जो वैलिडेशन के लिए उठाएगा 25,000 डेटा सेट यहाँ से उठ जाएगा, सही है जी सर। और बाकी कितना रह जाएगा? 0 से 75,000 तक का जो भी डेटा सेट है, 3 ग्रुप उनको उठा के अपेंड करता ही है। ठीक है, यानी आपका जो वैलिडेशन का बीच वाला ग्रुप है उसको छोड़ के लेफ्ट और राइट के जितने फोल्ड होते हैं उनको उठा के अपेंड करके एक ग्रुप बनाता है, एक टेबल बनाता है, देन उसके ऊपर ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है, तो अगर ये मैनुअली आपको क्लियर हो गया तो वही हम कोडिंग के अंदर कर रहे हैं, तो कोड आप इसको समझ लें, इसमें वही सेम काम हो रहा है जो आप यहाँ पे करवाए। ठीक है, बाकी स्लाइसिंग वगैरह करके डेटा को 200 में पार्शियली तोड़ रहा है, मॉडल को ट्रेन करवा रहा है, तो फिर तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं ना। अगर आपको सिर्फ ये तोड़ना समझ आ गया, स्लाइसिंग समझ आ गई, तो यहाँ पे ये वही काम करवा रहा है। देखें आपका इपॉक चल रहा है, 0 1 2 3 आई के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये वैलिडेशन का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बता रहा है, उसके टारगेट का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बता रहा है, और जो आपका टेस्टिंग वाला डेटा है 2 हिस्से उठा रहा है,
पहले वाला और बाद वाला, और उनको उठा के कॉन्केटिनेट कर रहा है, जो हमने यहाँ पे ये काम किया। ठीक है, तो ये डेटा अगर आपने एक्सेल की कोडिंग को उसको समझ लिया, मैनुअल कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। या मुश्किल है? नो सर। आसान है ना? सही, यस आसान सर। ही होना चाहिए। चलें, बेस्ट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने नंबर ऑफ इपॉक कितने बताएं? 100 स्क्वायर और स्कोर्स यहाँ पे हम अपेंड करते जा रहे हैं। हमने ये चीज पढ़ी थी कि हर के फोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, उसका स्कोर फाइंड करते हैं, एक लिस्ट में अपेंड करवाते हैं, और फिर तमाम का हम एवरेज लेके फाइंड करते हैं कि ये हमारा फाइनल क्या है, स्कोर है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये देना चाह रहा है। देखें, फर्ज करें 100 इपॉक हमने चलाए, हमारा पहला जो फॉल्ट था उसके अंदर हमारे पास जो लॉस आया या स्कोर आया, वो स्कोर क्या आया है? 2.5। 2.5 का मतलब है हमारा जो घर है, अगर मैं उसकी कीमत, एक का मतलब है $1000, तो अगर मैं घर की कीमत कहता हूँ 25,000, तो उसके अंदर लॉस का जो फैक्टर है ना, वेरिएशन जो हो सकती है वो 2.5 यानी कम या ज्यादा हो सकती है, कि 2500 ज्यादा या कम, यानी वो 27,500 का होगा या फिर 22,500 का होगा। ऐसा ही है? ठीक है। यस सर। और अगर मैं स्कोर लॉस ये कहता हूँ, तो इसका मतलब है 31,000 यानी 3100 रुपये ज्यादा या कम होंगे। इसी तरह इस पे भी यही हो रहा है, दूसरे पे भी, तीसरे में पूरे 3,000 रुपये कम या ज्यादा होंगे। अच्छा, आपने देखे तीनों जगह हर मॉडल के ऊपर मुख्तलिफ पोर्शन पे ट्रेन करने के बाद मुख्तलिफ आपके पास क्या आ रही है, स्कोर्स आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2900। देखिए, इससे पता क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये फायदा हुआ, मैं अगर किसी को कहता है यार मैंने ये मॉडल बनाया है और ये जिस घर की भी प्राइस प्रिडिक्ट करेगा 2500 ज्यादा या कम होगी, अच्छा ये बहुत ज्यादा कम बता दिए, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, 2700 आ गए, 2600 आ गए, तो ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी आपका मॉडल, तो फिर यानी सही नहीं बता रहा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि भाई वो 3200 कम या ज्यादा, अब जिसका भी यानी नंबर आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, 1800 आ रहा है, 1600 आ रहा है, 2300 आ रहा है, 2500 आ रहा है, तो वो कभी 3200 तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो आपने बहुत बड़ा नंबर बता दिया। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या बता दिया, एवरेज 2.9, 2900 का फर्क आएगा, तो ये बेहतर है, यानी 2500 कहना या 3200 कहने से बेहतर है मैं क्या कहूँ, 2900। तो ये एक एवरेज मैंने वैल्यू बता दी कि आप जो भी घर लेंगे वो, जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाई 2600 या 3200, उससे बेहतर क्या था, 3000, मच मोर रिलायबल मैट्रिक देन एनी सिंगल स्कोर, क्योंकि आप एक सिंगल वैल्यू उसको बताएंगे, तो वो कम या ज्यादा से बेहतर था, आपने एवरेज बता दिया, तो ये बेहतर है। सही, ये चीज क्लियर है? क्लियर है जी। सर। तो यहाँ पे एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, तमाम मॉडल के एक्यूरेसी का, उसकी वजह यहाँ आपको पता चल गई। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, इपॉक की जो क्वांटिटी है हमने बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 500। अच्छा, बाकी वही के फोल्ड अप्लाई हो रहा है, जो हमने रूल यहाँ पे सीखा है, तो के फोल्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ट्रेनिंग वगैरह डेटा निकल रहा है, पार्शन में हम तोड़ लें, मॉडल ट्रेन हो रहा है, और उसकी एक्यूरेसी को हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट करवा रहे हैं। ठीक है, ये एवरेज हमने निकाला हुआ है। ओके, मीन एब्सोल्यूट एवरेज, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है, एक्यूरेसी होती है क्लासिफिकेशन में, जबकि रिग्रेशन के अंदर एक्यूरेसी नहीं होती, वहां पे हम किसको देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कि भाई आप कितना पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर दूर हैं। जैसे मैंने कहा कि 2500 का फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, 25। तो 2500 का मतलब ये है कि आपके घर की कीमत या तो 2500 ज्यादा हो सकती है या 2500 कम हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इस ग्राफ को प्लॉट करवाता हूं तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपका लॉस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मुख्तलिफ वक्त पे, सबसे कम कहाँ पे, ये पॉइंट ऐसा ही है जहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है, yes, sir. आपका जो Near to इपॉक है 100. सबसे कम जो है इस पॉइंट पे।
अच्छा, अभी जो ये ग्राफ है ना, विजुअलाइजेशन इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो मैं इस कर्व को, विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, ठीक है, आपके रियल डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विजुअलाइजेशन की टेक्निक है स्मूथ कर्व, तो मैं इसको थोड़ा स्मूथ कर्व करता हूँ, और ये फार्मूला यानी समझे बना हुआ है, आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो वो जो आपका ग्राफ था इतना बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होके आ रहा था, अब वो दूर दूर हो गया, तो अब बेहतर समझ आ रहा है, ग्राफ बेहतर समझ आ रहा है, दूर दूर हो गया ना, बेहतर समझ आ रहा है। तो हमें इससे पता चला कि देखिए आपका लॉस कम हो रहा है, एक पॉइंट पे सबसे ग्लोबल आपका कम हुआ, और वो जो पॉइंट था वो पॉइंट क्या है, इपॉक कौन सा है, इपॉक नंबर कौन सा है, 80। तो मुझे एक चीज पता चली, ये हाइपर पैरामीटर तो हम फाइंड कर रहे थे वैलिडेशन वगैरह से, तो हाइपर पैरामीटर मुझे पता चला कि हमें इपॉक कितने रखना चाहिए, कितने रखना चाहिए इपॉक, 80, क्योंकि 80 के बाद आपका मॉडल आउटफिट होने लग जाता है। तो अब फाइनली आपने इपॉक की जो वैल्यू वो कितनी कर दी, 80। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ आपका जो यानी ओवरफिटिंग वाला काम था वो खत्म हो गया। अच्छा, अब आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है कितना आ रहा है, 2.5, यानी 2500 ज्यादा या कम हो सकता है। जो भी मैं घर की कीमत बताऊंगा वहां पे आपका जो यानी लॉस है वो कितना हो सकता है, 2.5 यानी जो भी वो 1000 के लिखा हुआ था, तो $2500 कम या ज्यादा हो सकते हैं, जो भी मैं कीमत बताऊंगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर से ये फायदा है, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा एंड की तरफ लेके चलते हैं कि आपको करना क्या है। पहली चीज, MSE जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा इस्तेमाल होता है रिग्रेशन, लॉस फंक्शन है, ये सबको पता है, और लिस्ट आपके पास पहले से मौजूद थी कि कौन सा लॉस फंक्शन कौन सी प्रॉब्लम में लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स, क्योंकि एक्यूरेसी मेजर नहीं करते, यहाँ पे किसको मेजर करते हैं हम रिग्रेशन में, किसको मेजर करते हैं रिग्रेशन में, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को मेजर करते हैं। अच्छा, जब आपके इनपुट फीचर्स x की बात हो रही है कि मुख्तलिफ रेंज हो कॉलम की, तो हम उसको एक स्केल पे लाने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने सबसे पहले सीखा था क्या करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन किसका पार्ट है, प्री प्रोसेसिंग। अच्छा, फिर जब आपके पास डेटा कम होता है तो आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, के फोल्ड वैलिडेशन, ठीक है, के फोल्ड वैलिडेशन। जब डेटा आपके पास क्या होता है, कम होता है, आप देखें ना कितना कम डेटा था 506, तो उसके ऊपर आपने बेहतर यानी क्या किया, लॉस गेट किया है, 2500 तक का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हेन लिटिल ट्रेनिंग डेटा इज अवेलेबल इज प्रेफरेबल टू यूज स्मॉल नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे इसने एक और बात आपको कही, जब आपका डेटा सेट कम हो तो नेटवर्क का साइज भी छोटा रखें। नेटवर्क के साइज से क्या मुराद है, नंबर ऑफ लेयर्स 1 या 2 ही रखें, और उसके ऊपर जो आउटपुट नोट्स आप लगाते थे ना, आपने लगा दी 500 600, नहीं, उसका साइज भी आप कम ही रखें, वरना ओवरफिटिंग होता है, ठीक है। आगे भी हम टेक्निक भी सीखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ये सिर्फ अभी आपको बता रहा है, कुछ पॉइंट दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं समरी की तरफ। आप देखिए, अब हैंडल कर सकते हैं मशीन लर्निंग की बुनियादी जो टास्क हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, स्केलर रिग्रेशन, जो कि आपने पहले भी यानी सीखी थी, लेकिन यहाँ पे नई चीज़ आपने स्केलर रिग्रेशन करी है, ठीक है, किताब के मुताबिक। फिर क्या है, यू विल यूजुअली नीड टू प्री प्रोसेसिंग या प्री प्रोसेस रो डेटा आप करते हैं, फीडिंग इनटू न्यूरल नेटवर्क। तो आपको ये चीज़ पता है, जब भी आपको डेटा मिलेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, इमेज हो, कोई भी वीडियो हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, आप उसको डेटा प्री प्रोसेसिंग करके कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, किसी भी टाइप का डेटा मिले उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, जीरो, नहीं 0 1 में थोड़ी, नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, टेंजर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं टेंजर के अंदर,
ओके, कोई कुछ कहना चाह रहा है दोस्तों? जी, कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दें। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, ओवरफिटिंग। ओके, as training progress, neural network eventually begin to overfit and obtain worse result on never seen before data। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखो आपकी प्रॉब्लम फेस होती है जब टेस्ट एंड ट्रेन करते हैं, तो अनसीन डेटा पे बिल्कुल ही यानी क्या होता है वो ओवरफिट। जब रिजल्ट आपका अनसीन डेटा के ऊपर अच्छा नहीं आता तो उसकी वजह क्या होती है? ओवरफिटिंग। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी। If you don't have much training data, use a small network। ये भी हमें पता है, with only 1 or 2 hidden layers to avoid server overfitting। तो आपके overfitting के बहुत सारे मसले मसाइल से आप बच सकते हैं। उसके बाद है if your data is divided into many categories, यानी मल्टी क्लासिफिकेशन है, you may case information bottleneck। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ, bottleneck। bottleneck अभी तो खैर इसने यहाँ कहीं चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ bottleneck क्या होता है। देखिए bottleneck क्या है, अक्सर आप इसको समझें, जैसे कराची की मैं बात करता हूँ, पूरे कराची का ट्रैफिक एक रोड से होके गुजरता है। जितने भी लोग हैं यानी कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, हैदराबाद से या कहीं से भी आ रहे हैं, या इंटरनेट कराची से भी आते हैं, तो शारा फैसल जो है एक ऐसा रूट है जहाँ से हर बंदा गुजरता है, ठीक है, कनेक्ट होता है। तो ये आपका पूरा जो ट्रैफिक है ना, वो इस शाहरा पे आके क्या होता है? कम हो जाता है। रोड का साइज क्योंकि चाहे वो जितना भी चौड़ा हो, क्योंकि पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आके गुजरता है, तो यहाँ पे क्या बनती है? बॉटलनेक बनती है ट्रैफिक की। ठीक है, क्या बनती है? बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब क्या होता है कि देखें, मुख्तलिफ जगह से यानी डेटा क्या कुशाद है जिससे आपका डेटा वगैरह आराम से गुजर सकता है, लेकिन यहाँ पे आके नोट्स की जो क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो एक वक्त में 2 डेटा गुजर सकते हैं, तो क्या होगा? 50 गाड़ियां पीछे से आ रही है, लेकिन एक वक्त में 2 गाड़ियां गुजरेंगी, तो ट्रैफिक पीछे क्या होगा? जाम होगा। ठीक है, बॉटल नेक की वजह से होता है। अच्छा, तो अब बॉटल नेक अगर आप बनाते हो, फिर उसके बाद आपके आगे से रास्ता दोबारा खुल जाता है, वहां से आपकी 10 गाड़ियां एक साथ दोबारा गुजर सकती हैं। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आके डेटा 50 आ रहा था, कम होके 2 हुआ, और उसके बाद दोबारा 50 हो गया। तो ये जो बीच में 2 आपके यानी नोट्स आई थी, जिसने आपके डेटा को ब्रेक करते हुए एक जगह जमा किया और 2-2 करके डेटा को गुजरने दिया, इस 2 पॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं? बॉटलनेक। क्लियर है बॉटलनेक? जी दोस्तों, क्लियर है सर, ये क्लियर है। तो बॉटलनेक नहीं बनना चाहिए आपके नेटवर्क के स्ट्रक्चर में। अगर नेटवर्क के स्ट्रक्चर में बॉटलनेक बनता है, वैसे तो ये आगे डिस्कस करेगा, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन कम हो जाती है, और फिर दोबारा आप उस कम इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो इंफॉर्मेशन आपकी कम हो जाती है, इंफॉर्मेशन वहां पे लॉस यानी हो जाएगी, अब आगे वहां से दोबारा वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आप कभी भी अपने स्ट्रक्चर के अंदर बॉटलनेक नहीं बनाएंगे। तो ये बॉटलनेक का वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, कि नेटवर्क में कभी भी आपका बॉटलनेक नहीं होना चाहिए। ठीक सर। ओके, रिग्रेशन यूज डिफरेंट लॉस फंक्शन। आप रिग्रेशन में मुख्तलिफ लॉस फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं, देन क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में उसके मुताबिक होती है, ये भी आपको पता है। When you are working with little data, तो K4 validation can help reliably evaluate your model। तो ये भी आपको चीज़ पता है कि भाई जब आपके पास कम डेटा हो तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे? K4 को इस्तेमाल करेंगे। ये फोल्ड मेथड। सही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी। चैप्टर 4 में स्टार्ट नहीं कर रहा, वरना चैप्टर 4 में भी आपने देखी शुरू में सारी चीज़ें, सिर्फ इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के जो आपकी यानी बेसिक फॉर्म्स हैं वो हम देखें हैं, फॉर्मल वैल्यूएशन प्रोसेस जो हैं वो हमें देखने, जो भी हमने वैल्यूएशन देखा है, क्रॉस वैलिडेशन वगैरह, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर डीप लर्निंग हमें पता है, फीचर इंजीनियरिंग हमने डिस्कस भी की थी, टैकलिंग और फिटिंग किस तरह हम करेंगे, और यूनिवर्सल वर्क फ्लो क्या होता है। तो देखें आपको 4 ब्रांचेस पता है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम
नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे इसके साथ रहते हुए किताब के मुताबिक। आपके ग्रोसरी ऑफ रिग्रेशन क्या क्या होते हैं, सैंपल का आपको पता है, ठीक है, प्रिडिक्शन, टारगेट और ये सारी के सारे पॉइंट्स आपको पता है। तो एक एक चीज़ को ये आपको रिकैप करवा रहे हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्ड करने हैं तो चैप्टर 4 आप घोल के पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए। टेस्ट के हवाले से मैं नहीं कह रहा, टेस्ट वगैरह में इससे कोई वो नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल यानी आपको अपने सॉलिड करने हैं तो आप इसको लाजमी दें। जी, आप लोगों को कोई सवाल? नो सर। नॉर्मलाइजेशन क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। ओके, उसके बाद क्या था? के फोल्ड भी क्लियर है? यस सर। क्लियर सर। बाकी आपका ये डेटा था, ठीक है, बेस्ट है। तो हम क्लास, या आपके कुछ सवालात हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं, हमारे पास 15 मिनट हैं, और या अदरवाइज क्लास एंड करना चाहें तो हम क्लास भी एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास प्लान करेंगे। ठीक है, चलें फिर दोस्तों, आप लोग थोड़ा आराम करें, नमाज वगैरह पढ़ें इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट क्लास, अच्छा हाँ, आपके क्विज वगैरह आपको पता चल गए, कल परसों आपका क्विज है पांडास का। नेक्स्ट आपकी मुहर्रम की यानी हॉलीडेज आ रही हैं, पब्लिक हॉलीडे। उसके बाद फिर आपका जो भी नेक्स्ट वीक होगा उसमें, बल्कि सितंबर के स्टार्ट में आपका स्टार्ट हो रहा है ना, सितंबर के स्टार्ट में आपका गिट का टेस्ट है, ठीक है। और फिर फाइनली ये 3 चैप्टर पढ़ के 20 सितंबर तक, 3 का मतलब लास्ट जो चैप्टर 4 है, उसको इंशाल्लाह ताला हम एंड करके फाइनल क्विज लेंगे, ठीक है। आप लोग का तो खैर Q3 बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सर। अक्टूबर में हो बस यार, हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका सिर्फ रिजल्ट तो हाथों हाथ ही बन जाता है, सिर्फ अनाउंस करना है, जी सर। ठीक है। तो आप लोग का यार ऑन साइड हम लोग जा नहीं रहे, उसकी वजह ये है कि MOU वगैरह साइन होते हैं, तो अभी इतना कम टाइम है, टीम को यानी मूव करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगी। तो फिल वक्त आपका जो अभी Q3 ये जूम पे होगा, लेकिन जनवरी के बाद इंशाल्लाह ताला ऑन साइट जाने का इरादा है, ठीक है। क्योंकि मेन जो है पढ़ाने की जो यानी क्वालिटी है वो वाकई ऑनलाइन, ऑन साइट को कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता। जी सर। 32 रह गए ऑनलाइन में तो। हाँ, असल में देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को पता है ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोग ना बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हुए, यार नहीं भी लेते ना तो मैं रात में रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी, 2 दिन बाद मिलेगी, अपने आराम से मैं 10-10 मिनट करके 15-15 मिनट करके देख लूंगा। सवाल भी पूछे जा रहे हैं साथ साथ। अरे नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए बता दें। नेक्स्ट ज्वाइन करने के लिए पासवर्ड आप लोग के पास है नहीं, चैट में शेयर कर दें अगर किसी के पास है तो। सेम वही क्रेडेंशियल है, मैंने एक दफ़ा शेयर की हुई है सबके साथ। मौजूद है आप लोग के पास? यस सर, कर दिए शेयर। चलें बेस्ट है, शेयर कर दी तो ओके। चैट में आ गई सर इस दफा हमारी कोई है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इस क्वार्टर में या यार? अभी तो नहीं, अभी तो मैं नहीं कह रहा, नेक्स्ट वाले में टेंसरफ्लो वाली करनी है, थर्ड क्वार्टर गूगल की, थर्ड क्वार्टर गूगल वाली। सर उसके लिए ये जी पंडास और नंपाई पढ़ना पड़ेगा ना? नहीं, उसके लिए टेंसरफ्लो के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा सर। तो इन दोनों पे होना चाहिए। टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन वाला जो कोर्स है ना वो कर लें, इनफ है, आराम से निकाल देंगे आप पेपर वाले। ठीक। तो वैसे पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा सर्टिफिकेशंस वगैरह मैटर करती हैं या ज़्यादा आपके कोई प्रोजेक्ट्स या नंबर ऑफ इस तरह वो मैटर करते हैं? ये देखो गूगल वगैरह की जो सर्टिफिकेशन है वो वाकई, या माइक्रोसॉफ्ट की नाम ही चलता है ना मार्केट के अंदर, तो अगर वो लेबल लगा हुआ होता है ना, आपको बहुत लोग यानी फिर रेफर कर रहे होते हैं, और वो जो ट्रस्ट लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ये इस तो बंदे ने करा हुआ है, इसने गूगल का सर्टिफिकेट निकाला, इसका मतलब ये कर लेगा, ये आम बंदा नहीं। टेस्ट क्या बता दें, कल और परसों टेस्ट किस चीज़ का और टाइमिंग्स क्या है? कल परसों पांडास का है, किसी भी टाइम। अच्छा आप देखें, कोशिश करें कि रात 12 बजे तक है ना, 24-25 है ना,
तो आप जी सर। लास्ट जो यानी लॉगिन होना 6 बजे 8 बजे फाइनल आप दे दें। अक्सर लोग क्या होते हैं 11:30 बजे बैठ रहे होते हैं, 11:15 बजे बैठ रहे होते हैं, फिर इतना लोड आया हुआ होता है, आपका सर्वर नहीं चल रहा होता, बहुत ज़्यादा आपको इश्यू फेस होते हैं और पता चलता है आपका क्विज मिस हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप रात 8 बजे तक अपने लॉगिन होके पेपर दें, क्विज दें। ठीक ठीक है, तो इसको बस टाइम का आपको ध्यान रखना है। और कुछ दोस्तों? सर और कुछ नहीं है खास फिलहाल। चलें फिर आप लोग प्रैक्टिस करें, चीज़ों को स्टडी करें और जी। सर क्विज का क्या बताया थे, लास्ट कौन सी डेट है? 24-25 है ना, तो 25 लास्ट है। ट्यूसडे हो गया ना, 2 दिन टेस्ट आपके रखें। थर्ड सेमेस्टर भी हमारा ऑनलाइन ही जाएगा सर। तो आज रात 12 बजे का दे सकते हैं। अभी तक थर्ड वाला जो है वो आपको यानी 3 उसमें जाएगा, ऑन साइट ऑनलाइन जाएगा। सॉरी। अच्छा सर। सर मैं जो पहला क्विज अगर किसी का मिस हो गया तो वो दोबारा दे सकते हैं? पहला, ये तो पहला ही हो रहा है, बल्कि नहीं ये दूसरा हो रहा है ना। यस सर। अभी जो आपके हैं पहले वो तो दें, ठीक है, फिर जो आपके रह जाएंगे उसके बारे में फिर देखते हैं। ईमेल वगैरह आप डाल